नमस्कार, मैं अमित त्यागी शुभ 24 न्यूज चैनल से जो रफ्तार टीवी पर है। आज हम जयपुर में हैं और जयपुर में हम आज उन एक शख्सियत से बात करना चाह रहे हैं जो जिनका एक लंबा कैरियर है। साथ साथ वो उस कम्युनिटी से आते हैं जो कम्युनिटी अगर हम उसको क्षेत्रफल के या आबादी के हिसाब से मान के चलें तो एक बहुत छोटी कम्युनिटी है, लेकिन अगर डेवलपमेंट के हिसाब से मान के चलें तो शायद वो भारत की सबसे डेवलप कम्युनिटी है। दो चीजें इनके साथ एक पॉजिटिव है। पहला ये कि ये उस कम्युनिटी से आते हैं और दूसरा ये कि इनकी और इनके परिवार का जो बीजेपी की तरफ है या इनके जो नेतृत्व के प्रति हमेशा ही जो है वो उनके प्रति एक सद्भावना रहती है, उनके प्रति एक ईमानदारी रहती है, उनके प्रति एक जोश रहता है। और ऐसी भी घटनाएं हैं जहां पे उन्होंने अपनी सीट अपने नेतृत्व के लिए छोड़ी हुई है। आज हम बात कर रहे हैं प्रताप सिंह सिंघवी जी से, जो बहुत लंबे समय से विधानसभा सदस्य रहे हैं, साथ साथ शुगर मिल के जो है निदेशक रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं युवा मोर्चा के, और जो कोटा कोऑपरेटिव बैंक पे भी रहे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू सर, बहुत लंबा आपके और आपके परिवार का इतिहास रहा है एक सीट से जो 12 से आती है। तो मैं जानना चाहूंगा कि पहले ये सीट आपकी तरह से डेवलप हुई है या आपके पेरेंटल डेवलप हुई है? मेरे फादर 67 में एमएलए थे। मेरे फादर 67 में एमएलए बने जी। वहां से ही एक तरह से राजस्थान की राजनीति में हमारे परिवार का शुभारंभ हुआ। और मैं तो बाई एक्सीडेंट राजनीति में आया हूँ, क्योंकि मेरे फादर 67 से एमएलए थे। 77 में उन्होंने भरत सिंह जी शेखावत, जो उस समय राज्यसभा के मेंबर थे मध्य प्रदेश से, उनके लिए सीट छोड़ी। सेफ सीट चाहिए थी और सेफ सीट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या उस समय के जनता पार्टी के नेताओं को छबड़ा लगी। और मेरे फादर ने बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी के कहे, बिना लोभ लालच में आए वो सीट माननीय भरत सिंह जी के लिए छोड़ दी। इसमें गोयल साहब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और भरत सिंह जी तो यहाँ तक कहा भरत सिंह जी ने, तो मैं उसको किस मुंह से कह सकता हूँ कि तू तेरी सीट छोड़, पर विधि का विधान है जो भी है। गोयल साहब ने मेरे फादर को कहा प्रेम भरत सिंह जी को चुनाव लड़ना है, कोई देख कोई सीट तेरी निगाह में सेफ सीट नजर आती है तो वो देख। तो उन्होंने कहा मेरे से बढ़िया कोई सीट भरत सिंह जी के लिए सेफ सीट नहीं हो सकती गोयल साहब, आप उनको छबड़ा से चुनाव लड़ाए। और सीधे गए, विधानसभा अध्यक्ष से मिले और अपना त्याग पत्र देकर आ गए। ये आपके फादर का बीजेपी और भैरव सिंह शेखावत जी के प्रति एक ईमानदारी या उनके प्रति एक समर्पण का भाव था, नहीं तो सब अपनी सीटें नहीं छोड़ते हैं। जनसंघ में उस वक्त लगता ही नहीं था कि ये फला उसका और फला उसका। जनसंघ में उस टाइम पे पूरा एक ही ऐसा लगता था जैसे एक ही परिवार हो, बच्चों से बड़ों से बीठों से मिलकर ऐसा लगता था कि जैसे अपने परिवार का सदस्य हो, देखते भी उसी तरह से थे वो। जो खैर वो उस जमाने की बात थी, वैसे लोग आजकल मिलना भी मुश्किल है जी। पर वो वक्त मैंने देखा है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि उस समय जितना प्यार हमको बड़े नेताओं से मिलता था, कितना आपस में प्रेम था, एक दूसरे के प्रति समर्पण था, वो बात कुछ अलग ही थी। सर, फादर के जमाने में ही आप राजनीति में आ गए थे, जैसे युवा मोर्चा के आप उपाध्यक्ष भी रहे हैं बीजेपी के, तो क्या आप फादर के समय से ही राजनीति में आ गए थे? मैं बाई एक्सीडेंट राजनीति में आया हूँ। मैं 85 के पहले 77 में मेरी शादी हुई। शादी में मेरे फादर की अकस्मात हार्ट फेल होने से डेथ भोपाल हो गई। मेरा ससुराल भोपाल है जी। भोपाल में ही उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद कई तरह के लोग बातें करने लगे, कोई कहता है जहर दे दिया, कोई कहता है क्या कर दिया, कई इस तरह की भिन्न भिन्न बातें चलती थी। पर मुझे जानकारी छिपोड़ो आने के बाद ही लगी कि मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, क्योंकि मैं उस टाइम पर पैरों में बैठ चुका था। दूसरा, वो यहाँ से उस समय वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, यहाँ के भरत सिंह जी थे।
दोनों राजगढ़ में रुके और राजगढ़ में रुक के दोनों मुख्यमंत्रियों ने उनकी देख रेख में पोस्टमार्टम कराया। उसके बाद वो डेथ बॉडी के साथ भरत सिंह जी आए और उनका दाह संस्कार किया। फिर 80 का चुनाव आया और 80 के चुनाव में भरत सिंह जी फिर वहाँ से चुनाव लड़े और जीते, भारी मतों से जीते। 85 में मेरी उम्र चूंकि 25 साल क्रॉस कर चुका था, मेरी उम्र चुनाव लड़ने के काबिल हो गई थी, तो भरत सिंह जी ने वो सीट मेरे लिए छोड़ दी कि भाई ये इनके परिवार की सीट है, इनके परिवार में से ही कोई लड़े। तो मुझे उपयुक्त समझा भरत सिंह जी ने परिवार में, और मुझे उन्होंने चुनाव लड़वाया और मैं भी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतकर विधानसभा में पहुंचा। उसके बाद लगातार राजनीतिक यात्रा चल रही है जो आज इस मुकाम पे पहुंची है। राजनीति में सब कुछ उतार चढ़ाव देख लिए, मंत्री भी बन लिए, मुख्यमंत्री बनने की कोई उम्मीद और आशा नहीं है। कोई मैं इतना पागल दिमाग का आदमी भी नहीं हूँ, मैं मेरे में संतुष्ट हूँ और राजनीति मेरा पेशा नहीं है। मैं स्वभाव के कारण राजनीति करता हूँ, यही मेरा लक्ष्य है। तो आगे भी मेरे परिवार में अब तक तो कोई स्वीकार का नहीं है जो राजनीति में आना चाहता है। हमने हमारे सभी बच्चों को, चाहे भाइयों के बच्चे हों, मेरे बच्चे हों, राजनीति से दूर रखा है। क्योंकि जिस प्रकार का जमाना है उस प्रकार के जमाने में आज के नए लड़के खप नहीं सकते, चल नहीं सकते। विशेषकर जिस प्रकार से जातिवाद बढ़ रहा है, ये एकदम नासूर बनकर उभर रहा है। इसमें हम लोग तो क्योंकि पुराने इसलिए टिक गए और टिक जाएंगे 10, 5, 15 साल हो। बाकी नए लोगों का वर्तमान में बिना जाति के किसी सीट को पकड़ लेना और वहाँ से जीत के आना बड़ा मुश्किल है। मैं तो यहाँ तक ताज्जुब करता हूँ कि हाड़ौती से मैं शांति धारीवाल, प्रमोद भैया, अनिल जैन, आपके ओम बिरला, ये सब एमएलए के गोयल, वैश्य समाज से वहाँ का प्रतिनिधित्व किया है। और हम लोगों को पीछे लोगों का अटूट विश्वास है, लोगों का भरोसा है कि इनसे कोई बात कह दी तो ये पूरे प्राणपण से हमारी मदद भी करेंगे और हमको कभी इस हालत में नहीं छोड़ेंगे कि भाई किसी के भरोसे छोड़ दिया हो कि तू जान, तेरा काम जान, मरे अजिए तेरी तू चिंता कर। इस हालत में हमने किसी को नहीं छोड़ा। उसी का नतीजा है कि आज 50 साल से भी अधिक राजनीतिक हो गए। मेरी उम्र 66 साल की है। 66 साल पूर्व हमारे गांव के लोगों ने सोचा कि हमारे सेठ साहब के पोता हुआ है, उनको कुछ लिया जाए उनसे गांव के लिए। तो उन्होंने सहर्ष सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग दान में दी और अभी वर्तमान में मैंने वहाँ पर कॉलेज की कमी थी, कॉलेज की पूरी बिल्डिंग बनवा कर दी है। और मैं अशोक जी गहलोत का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उसको गवर्नमेंट कॉलेज कर दिया है। आज वो श्री प्रेम सिंह सिंघवी राजकीय महाविद्यालय उसका कहलाता है। बहुत सुंदर बिल्डिंग बनी है, करीब 14 कमरे उसमें हैं, पर्याप्त मात्रा में। आगे भी 5-10 साल वहाँ पर किसी प्रकार की कमी छात्रों को बैठने की नहीं आएगी। सिंघवी साहब से बात करके बहुत ही अलग तरह की चीजें सुनने को मिली। जो राजनीति बिल्कुल पलट गई है, अब राजनीति जो है वो एक तरह से जातिवादी का नजरिया रहा है। और इनकी बातों में ये भी कहेंगे कि बीजेपी से आने वाले एक सदस्य ने मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दिया, तो ये भी राजनीति का एक अच्छा पहलू था जो आज कहीं ना कहीं कमी होती आ रही है। सर, ये इतना लंबा समय तक जनता को भी आप विश्वास में बनाए रखना, अपनी पेरेंटल जो चीजें हैं उनको भी साथ साथ रखना। हम नेगेटिव देखने के कुछ आदि हो गए हैं, लेकिन हम पॉजिटिव देखने के जो साधन हैं वो लगभग लोग जनता भी अब कुछ पॉजिटिव देखना कम चाहती है, नेगेटिव ज्यादा देखना चाहती है। तो इतना लंबे समय तक जो आप लोगों ने वहां पर काम किया, तो ऐसी क्या क्या उपलब्धि रही कि जनता आपसे जुड़ी रही? जनता का विश्वास जीतना बहुत बड़ा काम है। हमने कभी किसी के साथ झूठ फरेब नहीं किया।
जो सामने था वही रखा, जो काम हो सकता था उसका किया, जो काम नहीं हो सकता था उसके लिए सीधा मना किया। आप आदमी को गुमराह करो कि भाई आज नहीं कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, उसके बाद वो कोई काम नहीं हो तो उसके मन में गांठ सी पड़ जाती है। पर उसको एक बार मना कर दो कि भाई ये काम नहीं हो सकता, तो उसको 1 मिनट बुरा लगेगा, पर बाद में वो याद करेगा कि मैं वो भाई साहब सही कह रहे थे, एमएलए साहब सही कह रहे थे, ये काम नहीं होने वाला था इसीलिए उन्होंने मना किया था। सर, ये जो आपका क्षेत्र है डेवलपमेंट के मामले में, अगर हाड़ौती को हम लेके चलते हैं तो अभी विकास कार्य वहाँ बहुत ज्यादा हुए, तो विकास कार्य होने का कहीं ना कहीं आपके जो पॉलिटिकल इम्प्रूवमेंट है उसकी भी जरूरत पड़ती है। मैं समझता हूँ कि हाड़ौती में विकास की बहुत अधिक दरकार है। कोटा को सुंदर बना देना ही पूरी हाड़ौती का विकास नहीं है। बिल्कुल ये अलग। आज सड़कों की कमी है, वहाँ पर ये PMGSY की सड़कें 20 साल 25 साल पहले बनी, अटल जी के शासन के समय, वो आज टूटी पड़ी है, उनको कोई संभालने वाला नहीं है, जगह जगह एनक्रोचमेंट है। अभी ये कैंप लगा दिए, कैंप राहत नहीं आफत कैंप है, यहाँ पर कोई मिलता नहीं है, कोई कभी AN नहीं है तो कभी JN नहीं है, कभी SDO नहीं है तो कभी तहसीलदार नहीं है, कोई काम नहीं होता। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि कैंप राहत कैंप नहीं, आफत कैंप है और अधिकारियों के लिए शिकारगाह है। अधिकारियों के लिए शिकारगाह इसलिए है कि मेरा म्यूटेशन खुलना है, आपकी जमीन अपनी है, इनका वो इनका दान पत्र तस्दीक होना है, तो ये सब काम वहां पर नहीं होते, किसी न किसी बहाने से चक्कर लगा दिया जाता है। वो शिकार ढूंढ लेते हैं कि 3 तो म्यूटेशन खुलेंगे, इसमें हमको 1-1 लाख रुपए मिलने वाला है, ये जमीन की नपाई की बात कर रहे हैं, पटवारियों की टीम बनाएंगे, 50,000 इनको देंगे, ये दान पत्र कर रही है, तो दान पत्र में कोई कमी खामी निकाल कर बाद में आना तहसील पर, और बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करते। मैं तो समझता हूँ एक भ्रष्टाचार का एक नया तरीका और अधिकारियों के लिए सरकार ने खोल दिया है कि वहां पर शिकार ढूंढो और फिर तहसील में बुलाकर कत्ल करो। सर, स्वायत्त शासन विभाग आपके पास रहा है, आप मंत्री भी रहे हैं वहाँ पे, तो अगर आपकी सरकार आती है या हम आज की सरकार से उसका पिछले 4 साल से अनुभव करते हैं, तो क्या क्या कमी रही है स्वायत्त शासन विभाग में? स्वायत्त शासन विभाग में मैं समझता हूँ जिस मंशा से स्मार्ट सिटी की नरेंद्र भाई मोदी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी, और जिस बात को सोचकर उन्होंने स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट हिंदुस्तान के लोगों के सामने लेकर आए, वो पूरा नहीं हुआ। जैसे स्वीपिंग का मामला हो, टॉयलेट का मामला हो, लाइटिंग का मामला हो, ये जो छोटी छोटी सड़कों पे गड्ढे के मामले हो, ये एनक्रोचमेंट का मामला हो, आज एनक्रोचमेंट इतना भयंकर रूप से बढ़ रहा है कि आप देख लो, चाहे शेखर भवन देख लो, चाहे MI रोड देख लो, कोई सी भी सड़क देख लो, चाहे वह सड़क देख लो, चाहे आपके सोडाला सड़क देख लो, हर जगह एनक्रोचमेंट मिलेगा। और एनक्रोचमेंट किसी न किसी रूप में इनको हटाना जरूरी है, नहीं हटाया तो लोगों को चलने में भी मुश्किल आएगी। इस प्रकार की स्थिति जयपुर की भी और जयपुर के अलावा अन्य शहरों की भी बन जाएगी। सर, अब चुनाव आने वाले हैं, चुनाव नजदीक हैं, कांग्रेस सरकार बार बार कह रही है कि हम सरकार रिपीट करेंगे, आप अब इस बारे में क्या कहेंगे? यार, सरकार तो रिपीट कर ही नहीं सकते, इनके इतने लड़ाई झगड़े हैं और इनके करप्शन इतना बढ़ गया है कि हर MLA अपना आपको मुख्यमंत्री समझता है, अधिकारियों से साठ गांठ करके पैसे लूट रहा है, किसी से कोई छिपी हुई बात नहीं है। यहाँ तक कि जिन लोगों को MLAs की टिकट दी है, कांग्रेस ने इस असेंबली का टिकट दिया और वो जीत कर नहीं आए, वो भी आज अपना आपको MLA मानकर, कांग्रेस का नेता मानकर, अधिकारियों से बंदी बांधकर जनता का शोषण कर रहे हैं। सर, बीजेपी में अभी तक किसी तरह के नाम डिक्लेयर नहीं हुए, आपका नाम भी जोड़ा जाता है वसुंधरा राजे जी से, शायद वही अनुभव है जैसा आपके फादर का बीजेपी के साथ अगर जो सम्मान रहा है, वही सम्मान आपके आज भी बीजेपी के साथ आपका रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो सेंटर नेतृत्व है वो मोदी जी के नाम से ही चुनाव लड़ना चाहता है, तो क्या ये ऐसा ही बना रहेगा?
देखिए, ये पहले तो कोई भी किसी भी बात का निर्णय करना हो तो हमारे यहाँ एक वो कमेटी बनी हुई है, उसको बोलते हैं वो कोर कमेटी। कोर कमेटी में डिसीजन होता है। कोर कमेटी का डिसीजन फिर केंद्र को भेजा जाता है, वहाँ सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय होता है, या अपर लेवल पे जो भी इसके लिए अधिकृत है जी, वो तय करते हैं। उसके बाद उसको सबके लिए लागू करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आज सीपी जोशी साहब भी बने हैं, हम उनका भी आदर करते हैं। सतीश जी थे, उनका भी आदर करते थे। वसुंधरा जी के भी आदर करते हैं। चंद्रशेखर जी भाई साहब का भी आदर करते हैं। ओम जी भाई साहब का भी आदर करते हैं। हमारे निगाह में कोई छोटा बड़ा नहीं है। हम जितने भी बड़ा नेता है और पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उस पर उसी ढंग से जितनी हमारी अकल और क्षमता है उसी हिसाब से काम करने की कोशिश करते हैं। आने वाले चुनाव के लिए प्रताप सिंह सिंघवी जी अपनी राजस्थान की जनता को या अपने विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहेंगे? पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 1.5 लाख वोटों से पीछे रह गई थी पूरे राजस्थान में, पूरी 200 सीटों में। जो अगर आप 10,000 से कम संख्या आती है, कितने कम वोटों से, कम मार्जिन से हमारे कुछ कैंडिडेट हार गए। कई कैंडिडेट ऐसे थे 1000 और 500 से नीचे से आ रहे। अगर वो जीत जाते तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती। पर मैं ये कह सकता हूँ, आने वाला जमाना भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक निर्णय के आधार पर काम करती है और जो भी फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा उसको सब लोग मानेंगे। वसुंधरा जी भी मानेगी, सीपी साहब भी मानेंगे और दूसरे लोग भी मानेंगे। सर जी, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए। आज हमारी बात हुई प्रताप सिंह सिंघवी जी ने, जिन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से, बहुत साफ तरीके से, बिना किसी राजनीतिक लाग लपेट से एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जाति जो प्रथा है वो भी ज्यादा हो गई है और साथ साथ बीजेपी का जो बहुत लंबा गढ़ रहा है और आने वाले समय में 2023 के चुनाव में बीजेपी की आने के पूरे चांसेस हैं और जो भी सेंटर नेतृत्व उन्हें आदेश करेगा उसी का पालना एक सिपाही की तरह सभी लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर से अमित त्यागी, कैमरामैन राजकुमार के साथ, धन्यवाद।